के मुख्य बातें जो हैं वो ये हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित की गई है। 9.2%, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। 24 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 परिपथों में विशेष जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर और ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य और निवेश को वित्तीय मदद। बजट में उन्होंने पीएम शक्ति के बारे में बात की, पीएम जल शक्ति के बारे में बात की, पीएम गति शक्ति के बारे में बात की। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध, बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजना को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रयोग के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहां तक रेल मार्ग की बात है तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की गई है। एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की गई है। 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा और अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बजट में कहा गया है 60 किलोमीटर लंबी 8 रेलवे रोपवे परियोजना के लिए संविधान प्रदान की जाएगी। बजट में समेकित विकास के पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आज तक ये सांकेतिक विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल भी कहती है उस पर नहीं की गई थी। कृषि, गेहूं और धान के उत्पादन के लिए करोड़ रुपए 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों के जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्योग से जुड़े स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष को सुविधा देना। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की भी व्यवस्था की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.8 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एमएसएमई, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। एमएसएमई में उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
130 लाख एमएसएमई की इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना ECLGS के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ECLGS के मार्च 2023 तक बढ़ावा दिया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSI के तहत 2 लाख करोड़ों का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSMI परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिवेश से शुरू किया जाएगा। जहां तक कौशल विकास की बात है तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों को कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड DEHS स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन DRAS के लिए स्टार्टअप को बढ़ाया दिया जाएगा। DRAAS के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक शिक्षा की बात है तो PM ई-विद्या के लिए एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। PM ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य के राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवा के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस होगा और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। सक्षम आंगनबाड़ी के बारे में भी बजट में अच्छा खासा उन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा खासा बजट हमारे सक्षम आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए भी है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों के सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाएं और वित्त पोषण के लिए नई योजनाएं PMDEBINE शुरू की गई। इस योजना के तहत युवा और महिला को आजीविका गतिविधि में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। शुरुआती आवंटन 1500 करोड़ रुपए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचा वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम भी लगाया गया है। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा रूप है। 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली से शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई DBU स्थापित करेगी। ई पासपोर्ट, एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। शहरी निजीकरण और नियोजन, भवन उपनिगमों, शहरी नियोजन योजना पर गमन उन्नति के विकास का आधुनिकीकरण लागू किया गया है। शहरी क्षेत्र में
बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदला नीति लाई जाएगी। शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पे विशेष जोर दिया गया है। भूमि के रिकॉर्ड के लिए आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या त्वरित कॉर्पोरेट बहिर्गम कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्जिट CPSC स्थापित किया गया है। ABGC संवर्धन कार्यबल इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कार्मिक ABGC संवर्धन कार्यबल की स्थापना की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनियमन के लिए योजना बनाई है। निर्यात संवर्धन, उद्यम एवं सेवा क्षेत्रों के और केंद्रों के विकास में भागीदारी बनाने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो 2020-21 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किए जाएंगे। सनराइज अवसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणाली और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा और स्वस्थ गतिशीलता प्रणाली जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा प्रगमन के और जलवायु कार्रवाई, वर्ष 2020-30 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता और सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ताप विद्युत संयंत्र में 5 से 7% बायोमास प्लेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड का बचत होगी। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। खेती में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योगों के लिए कोयले को रसायन में परिवर्तन करने के लिए 4 पायलट परियोजना की स्थापित की जाएगी। कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। GIFT, IFAC, GIFT शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र में तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। संस्थानों को जुटना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की गई। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सनराइज क्षेत्रों में
के लिए वैलिड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित बुनियादी ढांचों के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया की शुरुआत 2022-23 में की है। राज्यों को बृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय करना। यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो समान ऋण के अतिरिक्त है, 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटों को अनुमान होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार में उपयोग किया जाएगा। राजकोषीय प्रबंधन बजट अनुमान 2021-22 34.83 लाख करोड़ रुपए संशोधित अनुमान किया गया 2021-22 में, जो 37.70 लाख करोड़ था। जो 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय जो निर्धारित की गई है वो 39.45 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए। चालू 20 वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% बजटों में 6.8% की तुलना में की गई, और 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। जहां तक प्रत्यक्ष कर का स्थिर और संभावित कर व्यवस्था संबंधित मामले को की बात करें तो व्यवस्था संबंधित नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रत्यक्ष कर स्थिर और संबंधित कर व्यवस्था संबंधित नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण है। कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। नई अघधनिकृत निगरानी का चलन शुरू करना है। अतिरिक्त कर को अदायगी करके अधधन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों के सुधार कर अघतन विवरणी दाखिल करने का अवसर भी मिलेगा। अघतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 2 वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी। सहकारी समिति। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटकर 15% किया गया है। सरकारी समितियां और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक है और 10 करोड़ रुपए तक है। दिव्यांग जनों को कर से राहत दी गई है। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिक और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने की में भी मदद मिलेगी। जहां तक ये बात है, इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस बजट में स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन योजना है। स्टार्टअप के लिए जो प्रोत्साहन योजना, जिसमें कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगम की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2023 तक करने का प्रस्ताव है। पहले निगम की अवधि 31/3/2022 तक ही वैध था। रियायती कर व्यवस्था को अंतर्गत प्रोत्साहन धारा 115B के तहत निर्माण और उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2023 से बढ़कर 21 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए भी विशेष योजना बनाई है।
वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए भी योजना बनाई। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर 30% होगी। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकेगी। लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से टीडीएस देय होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ पर कर देना होगा। मुकदमा प्रबंधन: यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिए जाने तक टाल दिया जाएगा। करदाताओं और विभाग के बीच दोहराई जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में इससे काफी मदद मिलेगी। IFAC को कर प्रोत्साहन को निर्धारित शर्तों के साथ छूट भी प्रदान की गई है। IFSC को कर प्रोत्साहन को निर्धारित शर्तों के साथ कर के छूट प्रदान की गई है, जिसमें विदेशी डेरिवेटिव प्रपत्रों के किसी भी प्रवासी को कोई आमदनी किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरिवेटिव से होने वाले आय, जहाज के पट्टे से मिली रॉयल्टी एवं ब्याज का आय, IFAC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय, अधिभार का युक्तिकरण APO अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कस्टोडियम है, पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत कंपनियों और APO के बीच अधिभार में अंतर को कम किया गया है। किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति को हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा 15% ही होगी। इससे स्टार्टअप समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर की कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर की कारोबारी खर्च को श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। कर वचन की रोकथाम: तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे और प्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समझन की अनुमति नहीं दी जाएगी। टीडीएस प्रबंधनों को युक्तिकरण बनाना भी निर्धारित की गई है। कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग होते हैं, इसलिए लाभ एजेंटों को अग्रसित किया जाएगा। हित लाभ देने वाले व्यक्तियों द्वारा कर की कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक न हो। अप्रत्यक्ष कर GST में असाधारण प्रगति वैश्विक महामारी के बावजूद GST राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से IT से संचालित होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से IT से संबंधित IC से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में बदलाव फेयरलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों से चलता है और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने पर और 7.5% असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी प्रस्तावित है। इससे घरेलू क्षेत्र और मेक इन इंडिया के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उन उत्त मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। विशेषकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछ एक छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा भी की जा रही है। 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव भी है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं, जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगे और विवाद कम हो जाएगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती है या की जा सकती है, उसके लिए छूट हटाने और उससे अधिमित उत्पादन के विनिमय में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र विशेष प्रस्ताव भी प्रस्तावित हैं, जैसे क्षेत्र विशेष प्रस्ताव जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हैं, देश में पहनने वाले उपकरण, सुने जा सकने वाले उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफार्मर के पुर्जे और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तरासे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। 5% किया जा रहा है। केवल तरासे गए हीरों पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं रहेगा। ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियमित की रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। रसायन क्षेत्र कुछ महत्वपूर्ण रसायनों यथा मेथनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन गैस से जुड़े हैवी फील्ड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है। देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में मूल्यवर्धन करने में भी मदद मिलेगी। एमएसएमई छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जे पर दी जा रही है शुल्क जो वापस लिया जा रहा है। भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जे पर दी जा रही है शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क अब 1 साल और दी जाएगी ताकि एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादक को राहत मिल सके। स्टेनलेस स्टील एवं इस्पात के कोटेड चौरस उत्पादों, एलॉय स्टील एवं हाई स्पीड स्टील की छड़ों पर कुछ एंटी डंपिंग शुल्क एवं सीवीडी को वापस लिया जा रहा है ताकि जनहित में इस धातु की मौजूदा ऊंची कीमतों से निपटा जा सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तु जैसे फास्टन्स, बटन, जिपर, लाइनिंग मटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर, फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्स पर भी छूट दी जा रही है। झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर भी शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसे निर्यात को बढ़ावा मिल जा सके। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क
लगेगा ताकि ईंधन का बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक आपने देखा कि भारत की जो अभी बजट पेश की गई है हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री के द्वारा, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, समेकित विकास के और हमें अग्रसर करता है। जो ये बजट पूर्ण रूप से भारत के विकास मॉडल को साक्षर करेगी, भारत के विकास मॉडल की ओर हमें ले जाएगी और भारत संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा। जय हिंद, जय भारत।